आप सभी का मोस्ट वेलकम है इस वीडियो में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश में आपका जो रेनबो बुक है उस रेनबो बुक से पोइट्री सेक्शन का फर्स्ट पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इस पोएम के अंदर हम लोग सबसे पहले अबाउट पोएट कवि के बारे में जानेंगे, फिर कविता का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे यानी कविता का परिचय जानेंगे। उसके बाद कविता को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, उसको पढ़ेंगे। फिर कविता के समरी को डिस्कस किया जाएगा और लास्ट में आपका 2 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं मोस्ट वीवीआई जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी शॉर्ट क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यह आपका वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप ये फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे क्लास 12 की बैच शुरू हो गई है और जल्द ही आपको डिजिटल क्लास के साथ स्टडी मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका जो टॉपिक है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा है स्वीटेस्ट लव। स्वीटेस्ट लव का मतलब होता है कि प्यारा प्रेम या प्यारी प्रेमिका। देखिए लव का मतलब प्रेम होता है, लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी जो कवि जो है अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि मेरी प्यारी प्रेमिका प्यारी पत्नी मैं नहीं जा रहा हूँ, यानी कुछ ऐसा जाने की बात कही गई है, उसी के संबंध में ये कवि जो है इस टॉपिक को रखा हुआ है। अब आगे क्या बात है इसको जब कविता हम लोग पढ़ेंगे तो A to Z बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले अबाउट पोएट यानी कवि के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो कवि हैं इनका नाम है जॉन डॉन। जॉन डॉन नाम है। इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 में। कहाँ पे? तो इंग्लैंड के लंदन में। ठीक है, इंग्लैंड के लंदन में इनका जन्म हुआ था और 31 मार्च 1631 को इंग्लैंड के लंदन में ही इनका मृत्यु हो गया था, यानी जहाँ पे जन्म लिए थे वहीं पर इनकी मृत्यु भी हुई थी। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था एनेमोर। स्पाउस का मतलब पत्नी होती है, तो इनकी पत्नी का नाम था एनेमोर। जॉन डॉन ने अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना शिक्षा ग्रहण किया था। इन्होंने कुछ पुस्तक भी लिखी थी जिसमें आपका हॉली सोनेट। देखिए हॉली का मतलब पवित्र होता है, जबकि सोनेट का मतलब कोई भी ऐसा कविता जिसमें 14 लाइन हो। जिस कविता में 14 लाइन होता है उसे सोनेट कहा जाता है। तो हॉली सोनेट इनकी पुस्तक थी। ए वैलिडेशन ये भी इनकी पुस्तक का ही नाम है। फॉरवर्डिंग मॉर्निंग ये भी इनकी पुस्तक ही है। इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी, उसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इनकी जो कविताएं हैं इसमें आप लोग द फिलिया, इसके बाद द गुड मैरो, फिर उन्हें हॉली सोनेट, कुछ इनकी ये पुस्तकें हैं, पुस्तकें नहीं कुछ कविताएं हैं जिसे इन्होंने लिखा है। ठीक है, चलिए इसके बावजूद भी जॉन डॉन के बारे में कुछ और बातें हैं जिसे हम लोग को जान लेना चाहिए। तो लिखा है कि जॉन डॉन नॉन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट, यानी ये जो जॉन डॉन जो कवि हैं ये सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए जाने जाते हैं। अब ये सॉन्ग्स और सोनेट क्या होता है तो ध्यान रखिएगा। सॉन्ग्स और सोनेट का मतलब हुआ कि सॉन्ग्स का मतलब तो गीत होता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन सोनेट का मतलब ही बताएं हम, जिस कविता में 14 लाइनों से सोनेट कहा जाता है। तो जॉन डॉन सॉन्ग्स और सोनेट के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही सटायर का मतलब होता है व्यंग। व्यंग का मतलब कमेंट, कटाक्ष, जिसके जैसे आपके ऊपर कोई कटाक्ष कर देता है, तो इस तरह के भी ये कविताएं लिखते हैं जॉन डॉन। एंड द इलेगिज का मतलब होता है शोक गीत। शोक गीत का मतलब कह सकते हैं इनकी कुछ ऐसी भी कविताएं होती हैं जहाँ पे शोक, दुख, विलाप का वर्णन होता है। ऐसे भी कविताएं जॉन डॉन लिखा करते हैं। एंड सेरेमॉन्स का मतलब उपदेश, जहाँ पे ज्ञान देने की बात किया गया, उपदेश देने की बात किया गया, ऐसे भी कविताएं जॉन डॉन के द्वारा लिखा जाता है।
अब एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि जब भी आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तो ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट है आपका सॉन्ग एंड सोनेट, ठीक है, फिर आपका सटायर, फिर आपका इलेगिज और सेरमॉन्स। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है, क्योंकि यही सब पॉइंट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कहा गया है कि जॉन डॉन इज़ ए मेटाफिजिकल पोएट। कैसे कवि हैं? तो मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक। जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म मतलब जो लोग देवी देवता मानते हैं वे लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। तो ये जो जॉन डॉन है ये आध्यात्मिक कवि हैं। ही वॉज बॉर्न इन लंदन, इनका जन्म लंदन में हुआ था, इनटू ए प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। अब इनका जो जन्म था ये कैथोलिक धर्म के परिवार में हुआ था, यानी ऐसे परिवार में हुआ था जो कैथोलिक धर्म को मानता हो, ऐसे ही परिवार में इनका जन्म हुआ था जॉन डॉन का। डॉन वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ ही रिलीजन। कहा जा रहा कि ये जो जॉन डॉन थे, तो जॉन डॉन को बिना किसी डिग्री दिए हुए, विदाउट ए डिग्री, फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इनको जबरन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा, क्योंकि इनके ऊपर दबाव बनाया गया, फोर्स दिया गया, दबाव दिया गया कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, वो भी बिना किसी डिग्री दिए गए। क्यों? ड्यू टू रिलीजन, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। चूँकि ये जो थे जॉन डॉन, ये रोमन कैथोलिक फैमिली को, रोमन कैथोलिक जो फैमिली होती है, जो धर्म होता है रोमन धर्म, कैथोलिक धर्म को मानने वाले, ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे। और वे लोग जो नॉन कैथोलिक रिलीजन के थे, वे लोग क्या किए, वे लोग जबरन जॉन डॉन के ऊपर दबाव बनाए कि ऐसा है कि आप रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते। और ज़बरदस्ती इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री दिए हुए ही इनको उस कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि इनका धर्म कैथोलिक रिलीजन से था, इसीलिए। यह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं पूछता है, याद रखिएगा। आगे है ही वॉज सेक्रेटरी टू सर थॉमस एगर्टन। बाद में क्या हुआ कि बाद में ये जो जॉन डॉन थे उन्होंने सेक्रेटरी का काम किया। किसका? तो सर थॉमस एगर्टन का। सर थॉमस एगर्टन का ये सेक्रेटरी भी थे, ठीक ना। ही सीक्रेटली मैरिड पेट्रॉन्स नीस एंड डिसमिस फ्रॉम सर्विस। अब बाद में क्या हुआ कि बाद में ये जो जॉन डॉन थे उन्होंने सर थॉमस के यहाँ, चूँकि ये सेक्रेटरी के काम करते थे, लेकिन बाद में जब ये जिस रूम में रहते थे, जिस मकान के रूम में रहते थे, उस मकान मालिक, यानी पेट्रॉन्स का मतलब होता है आश्रयदाता या मकान मालिक, तो उस मकान मालिक के जो भतीजी थी उससे इन्होंने क्या किया, चुपके से मैरिड कर लिए, शादी कर लिए। यह बात जब पता चला पेट्रॉन्स को, यानी आश्रयदाता को, उसने क्या किया, उसने जो है सेक्रेटरी के जॉब से इनको डिसमिस कर दिया, हटा दिया। इसके बाद जॉन डॉन के ऊपर कुछ केस भी फाइल हुआ था। जॉन डॉन जेल भी गए थे, फिर उसके बाद लौट के आए थे, तो बाकी अपना जीवन उन्होंने व्यतीत किया था। इस बात का यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम। अब देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम ये जो है, तो सबसे पहले बात आती है कि ये कविता जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखा क्यों गया है। तो देखिए ये जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये कविता उस समय लिखी गई थी जब जॉन डॉन अपनी पत्नी को छोड़कर, अपनी प्रेमिका को छोड़कर घर पर जर्मनी में चूँकि रहते थे, तो ये जर्मनी को छोड़कर दूसरे महाद्वीप पर जा रहे थे, ठीक ना। दूसरे महाद्वीप पर जा रहे थे, तो इनकी पत्नी नहीं चाहती थी कि जॉन डॉन उनसे अलग होकर कहीं और जगह जाएं, ठीक ना, कुछ समय के लिए वो नहीं चाहती थी और नहीं मान भी नहीं रही थी। लेकिन जॉन डॉन अपने पत्नी को समझा रहे थे, और समझाते हुए उन्होंने जो कुछ भी बातें कहीं उसी बात को इस कविता में लिखा गया है, और फिर इस कविता का नाम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो दिया गया है,
ठीक है, तो इतना बात तो समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि दिस पोएम वाज रिटन बाय जॉन डॉन। ये बातें आपको मालूम है कि यह कविता जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है ऑन द ओकेजन ऑफ लिविंग जर्मनी, यानी जॉन डॉन जब जर्मनी छोड़ के जा रहे थे उस ओकेजन पे, उस अवसर पे यह कविता लिखा गया है। दिस पोएम इज कॉन्टिनेंटल ट्रिप। कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है महाद्वीपीय यात्रा, यानी एक महाद्वीप को छोड़कर किसी और महाद्वीप पर जा रहे थे, इसलिए इस पोएम को कॉन्टिनेंटल ट्रिप कहा गया है। इस बात को आप लोग को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है, ठीक ना। तो ये क्या है, कॉन्टिनेंटल ट्रिप है। ही रोट इट टू कंसोल हिज वाइफ, यानी ये जो आपका चैप्टर है, ये जो पोएम है, इस कविता के माध्यम से ये जो जॉन डॉन थे अपने वाइफ को कंसोल कर रहे थे। कंसोल का मतलब समझा रहे थे, मना रहे थे। एंड इट इज़ वन ऑफ हिज सिंपलेस्ट पोएम्स, और ये जो कविता है ये जॉन डॉन के बहुत सारे कविताओं में से एक सबसे शानदार और सबसे साधारण कविता है। ही टेल्स, वो कहते हैं, हिज वाइफ ही लव्स हर एंड विल रिटर्न सून। वो कहते हैं कि वे अपने पत्नी से प्रेम करते हैं और वे बहुत जल्द वापस चले आएंगे। सो इसलिए सी शुड नॉट साइज आर लाइक विंड ऑन हाई सेज। कहते हैं इसलिए उसे, यानी अपनी पत्नी को इसलिए कहते हैं कि उसे रोना नहीं चाहिए। कैसे, हवा की तरह, जब हवा चलती हैं तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती हैं, तो उस तरह से सिसकियाँ लेकर ज़ोर ज़ोर से रोने की ज़रूरत नहीं है। हर टीयर्स आर लाइक रेन, लेकिन जब ये रोती हैं, जॉन डॉन की पत्नी जब रोती हैं तो लगता है कि बारिश हो रहा है। ही टेल्स दैट, वे कहते हैं, सी डज नॉट लव हिम, वे मुझे प्यार नहीं करती। क्यों, एज सी से डज, क्योंकि वो कहती है, क्योंकि वो कहती हैं, इफ़ सी वेस्ट हिज लाइफ इन हर लव। कहती हैं क्योंकि ऐसा करने पर, चूँकि वे कहती है कि मैं प्यार करती हूँ, लेकिन जब ये प्यार मुझसे करती तो क्यों रोती, मैं तो बहुत जल्द लौट के आ जाऊँगा। अगर ऐसा करती है, नहीं रोती है, तो वे मुझसे प्यार नहीं करती। ये बात जॉन डॉन कह रहे हैं, यानी समझा रहे हैं, किस तरह से उनको मना रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आया कि ये कविता क्या है। ये कविता आपका कॉन्टिनेंटल ट्रिप है, इसको आपको याद रखना है। इसके साथ साथ अपनी पत्नी को कंसोल भी कर रहे हैं, मना रहे हैं, ये भी बात याद रखना है, ठीक ना। और ये जर्मनी छोड़कर जब जा रहे थे तब की ये बात है। और सारी बात ये है कि ये कविता तब लिखी गई जब अपने पत्नी को समझा रहे थे, और जो बात उन्होंने कही वे सारी बात इस कविता में डिस्कस किया गया है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कविता के ऊपर। अब कविता को लाइन बाई लाइन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से एक एक लाइन को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो किसी न किसी कविता में से 2-3 लाइन उठा के दे देगा और कहेगा कविता के बारे में बताइए, किसने लिखा, किस चैप्टर का है ये लाइन है, और उतना जब बता दीजिएगा तो आपको आसानी से 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो कविता के एक एक लाइन को देखना भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपका मार्क्स 95% लाने का टारगेट रहता है। तो ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, कविता को डिस्कस करते हैं। अब देखिए कविता लिखा गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी प्यारे प्रेमिका, मेरी प्यारी महबूबा या मेरी प्यारी पत्नी, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ फॉर वियरनेस ऑफ दिस। वियरनेस का मतलब होता है थका हुआ हूँ, यानी मैं तुमको छोड़ के यहाँ से इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे वियरनेस हो गया हूँ, थक गया हूँ, ऐसा बात नहीं है। नॉर इन द होप, और ना ही मैं इस आशा में जा रहा हूँ, द वर्ल्ड कैन शो ए फ्यूचर लव फॉर मी, कि यह दुनिया तुमसे ज़्यादा मुझे प्यार करेगी या तुमसे ज़्यादा मुझे प्रेम देगी, या तो मैं इस आशा में भी नहीं जा रही हूँ कि कोई और औरत तुमसे अधिक मुझे प्यार करेगी, ये कोई भी बात ऐसा नहीं है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन कहते हैं कि बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, यानी अंत में मुझे मरना ही है, अंत में मुझे मरना ही है। दिस बेस्ट, इससे अच्छा है टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट,
कि मैं क्या करूं, मैं खुद को बहला सकूं। कैसे? थस बाय फेन टू डेथ टू डाई, यानी मृत्यु का बहाना बनाकर, यानी मृत्यु का बहाना बनाकर मैं खुद से क्या करूं, बहला सकूं, अच्छा अपने से अलग रख सकूं। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको जो अजीब लगेंगे, लेकिन आपको अजीब इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये जो कविता है यह ओल्ड इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट का है, वो ओल्ड इंग्लिश में है, इसलिए कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो लिखा कुछ और आता है और पढ़ा कुछ और जाता है, जो आपको इस समझ में नहीं आती है, लेकिन ये बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, यानी ये जो आपका पोएम है, इतने स्टेंजे का मतलब है कि ये कविता जो कवि हैं अपने प्रेमिका को समझा रहे हैं कि देखो, मैं यहाँ से तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, और ना ही इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि यहाँ से जाने के बाद मुझे कोई और औरत मिल जाएगी और तुमसे ज़्यादा मुझे प्रेम करेगी, ऐसा कोई भी बात नहीं है। ठीक ना? बात यह है कि मुझको जो है एक ना एक दिन मरना ही है, तो मैं क्या करूँ, इससे अच्छा है कि मैं अभी से मृत्यु का बहाना बनाकर कुछ समय के लिए अपने मन को बहला सकूं, यानी तुमसे दूर रह सकूं, अभ्यास कर सकूं। ठीक ना? चलिए आगे बात करते हैं। फिर कभी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, यस्टर नाइट द सन वेंट हैंड्स, पिछली रात को, यस्टर नाइट मतलब पिछली रात को जो सन था, सूरज था, वेंट हैंड्स वो भी यात्रा पे गया था, वो भी डूब गया था, मतलब सूरज भी डूब गया था, एंड और येट इज हियर टुडे, लेकिन वह आज यहाँ पर आ गया है। पिछली रात को सूरज भी क्या था, डूब गया था, लेकिन देखो आज सूरज फिर से निकलकर यहाँ पर आ गया है। ही हैड नो डिजायर नॉर सेंस, जबकि उस सूरज के पास ना तो कोई डिजायर है, डिजायर का मतलब इच्छा, और ना कोई सेंस, सेंस का मतलब समझ, जबकि उस सूरज के पास ना तो कोई इच्छा है ना भी कोई समझ है, फिर भी वह जाता है, डूबता है और फिर उदय होके आ जाता है। नॉर हाल्फ सो शॉर्टर वे, और ना ही उस सूरज का कोई छोटा रास्ता है, फिर भी देखो इतनी दूरी यात्रा करके जाकर डूबता है और फिर इतना दूरी यात्रा करके जाकर उदय होकर आ जाता है। देखो, जबकि मेरे पास क्या है, मेरे पास मकसद है कि तुम मेरी पत्नी हो, प्रेमिका हो, तो मैं तो जल्द ही आ जाऊंगा, जबकि सूरज के पास कुछ भी नहीं था, ना मकसद था, ना उद्देश्य था, ना इच्छा था, उसका दूरी भी इतना लंबा था, लेकिन फिर भी सूरज उगता है, डूबता है, उगता है, डूबता है, आता जाता रहता है। तो मेरे पास तो तुम हो, मेरी पत्नी हो, तो मैं तुम्हारे लिए लौट कर ज़रूर वापस आऊँगा, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। यह बात कभी अपनी पत्नी को समझा रहे थे और कहते कि देन फियर नॉट मी, देन फियर नॉट मी, यानी तुम मेरे लिए मत डरो, बट लेकिन बिलीव दैट, लेकिन विश्वास करो मेरा, आई शैल मेक स्पीडर जर्नी, शैल आई टेक मोर विंग्स एंड सप्रेस देन ही। क्या कहते हैं? कहते हैं कि फियर नॉट फॉर मी, मेरे लिए तुम मत डरो। क्यों नहीं डरो? मेरा विश्वास करो, क्योंकि आई शैल मेक स्पीडर जर्नी, मैं बहुत जल्दी यात्रा करूंगा, मैं बहुत तेज गति से यात्रा करूंगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स, क्यों यात्रा करूंगा? क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा इच्छा के पंख हैं, मेरी इच्छाएं तीव्र हैं, मेरे बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं और इसका पंख लगे हुए हैं मेरे पास, ठीक ना। एंड सप्रेस देन ही, और मेरा क्या है, और मेरे जो तरीके हैं, मेरे जो प्रेरणा है वो भी बहुत ज़्यादा हैं, मैं अंदर से प्रेरित हूँ तुम्हारे पास लौट के आने के लिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा इच्छा है वापस आने की, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं सूरज से भी जल्दी तेज़ी से यात्रा करके उससे पहले ही लौट कर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तुम्हें सोचने की बात नहीं है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। यह बात जॉन डन अपनी पत्नी को समझा रहे थे, उनको मना रहे थे। आगे देखते हैं, अगला लाइन है, ओह हाउ फेबल इज़ मैन्स पावर, यानी ओह यह जो मानव है इसका शक्ति कितना फेबल हो गया है। फेबल का मतलब होता है बाबू कमज़ोर, छीड़, यानी कहते हैं कि देखो ना ये मानव जो है इसका शक्ति कितना कमज़ोर हो गया है, ठीक ना। दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, अगर हमारा जो
फॉर्चून मतलब भाग्य। अगर हमारा जो गुड फॉर्चून होता है, अच्छा जो भाग्य होता है, अगर वो क्या हो जाए, अगर वो फॉल हो जाए यानी गिर जाए, बुरा हो जाए, हमारा भाग्य खराब हो जाए, ठीक ना, देन कैन नॉट एड अनदर आवर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारा भाग्य खराब हो जाए तो हम लोग उसमें 1 घंटा भी नहीं जोड़ सकते, अपनी तरफ से 1 घंटा भी अच्छा समय नहीं जोड़ सकते। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही हम क्या कर सकते हैं, ना ही बीते लम्हों को वापस बुला सकते हैं। जो हमारा अच्छा लम्हा बीत रहा था, जो समय अच्छा बीत रहा था, उसे हम लोग वापस ला सकते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। बट कम बैड चांस, लेकिन हमारा जो बुरा समय आ जाता है, जब हमारा बुरा समय आ जाता है, एंड वी ज्वाइन इट आवर स्ट्रेंथ, तब हम लोग क्या होते हैं, तब हम लोग मजबूत बनते हैं। उन बुरा समय का, विपरीत घटनाओं का, विपरीत जो घटनाएं होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, उनका जब हम लोग सामना करते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, ताकतवर बनते हैं, मजबूत बनते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम अपनी कला और शक्ति से सबक से सीखते हैं। इट्स सेल्फ आवर अस टू एडवांस, और हम उस पर क्या कर लेते हैं, काबू पा लेते हैं। यानी जॉन डन अपनी पत्नी को समझा रहे होते हैं कि देखो ये आजकल का मानव का जो शक्ति है वो कितना कमज़ोर हो गया है, कि अगर उसका अच्छा भाग खराब हो जाता है, बुरा समय आ जाता है, तब मानव उसमें कुछ भी एक एक भी घंटा उसमें अपना नहीं जोड़ सकता। यहाँ तक कि उसका जो अच्छा समय जो चल रहा था वो उसको भी बुला नहीं सकता है। लेकिन जब हमारा बुरा समय आ ही जाता है तब उस बुरा समय से हम लोग लड़ते हैं, और जब लड़ते हैं तो हम लोग मजबूत बनते हैं, ठीक ना, मजबूत बनते हैं, और अपनी कला से, अपनी शक्ति से, अपनी सबक से हम लोग सीखते हैं, और उस जो बुरा समय हमारा चल रहा होता है उस पर हम लोग काबू पा जाते हैं। तुम भी क्या करो, तुम भी डरो मत, हमारा भी ये जो बुरा समय चल रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जल्द ही मैं वापस लौट कर आ जाऊँगा तुम्हारे पास, डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर वे समझा रहे थे। चलिए अगला जो लाइन है इसमें लिखा है, व्हेन यू साइट नॉट विंड, यानी जब तुम क्या करती हो, जब तुम सिसकिया लेती हो। साइट मतलब सिसकिया, जब तुम सिसकिया लेती हो, साइट नॉट विंड, तो हमेशा हवा का झोंका नहीं होता। जब तुम रोती हो, बिलखती हो, सिसकिया लेती हो तो लगता है कि हवा का झोंका चल रहा है, लेकिन वास्तव में वह हवा का झोंका नहीं होता। बट नॉट साइट माई सोल अवे, लेकिन जब तुम रोती हो तो यह रोना मेरी जो सोल है, सोल का मतलब आत्मा, यह मेरा आत्मा को मुझसे दूर छीनता है, मुझे ले जाता है, मेरी आत्मा को छीन ले जाता है। व्हेन यू वेप्ट अनकाइंडली काइंड, जब तुम क्या करती हो, जब तुम निर्दयी तरीके से यानी विचित्र तरीके से अनकाइंडली रोने लगती हो, विप्ट मतलब रोना, रोने लगती हो। माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डिके, तो मेरा जीवन का ये जो रक्त है, ये जो ब्लड है वो डथ डिके होने लगता है। डिके का मतलब होता है क्षय, नष्ट होना। तो जब तुम विचित्र तरीके से रोने लगती हो कि अब जा रहे हैं, नहीं लौट के आएंगे, तो समझो कि मेरा ये जो शरीर का जो रक्त है ना, ये क्षय हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, नष्ट हो जाता है। इट कैन नॉट बी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए, मेरा रक्त बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? दैट यू लव्ड मी, क्योंकि तुम कहती हो कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। एज यू सेस्ट, क्योंकि तुम ऐसा कहती हो, ठीक ना। इफ़ इन थीन माई लाइफ यू वेस्ट, लेकिन जब तुम ऐसा करती हो, ठीक ना, जब तुम ऐसा करती हो तो मेरा जो जीवन है क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब यह कहती हो कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ और फिर तुम मेरे लिए ही रोने लगती हो, तो ऐसे में जो मेरा जीवन है वो बेकार हो जाता है। दैट आर द बेस्ट फॉर मी, इससे अच्छा है, इससे बेहतर है कि क्या करूं, लेट नॉट दे डिवाइनिंग हर्ट, तो क्या करूं, इससे अच्छा है कि तुम अपने दिल में ये जो नाजुक तुम्हारा जो दिल है, डिवाइनिंग हर्ट है,
फॉर थिंक मी एनी इल, यानी इसके बारे में कोई भी तुम बुरा बात मत सोचो, ठीक ना। यानी अपने दिल में ये मत सोचो कि मेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। डेस्टिनी में टेक द पार्ट, लेकिन जब तुम ऐसा सोचोगी कि इनके साथ बुरा हो जाएगा तो क्या पता ये भाग्य है ऐसा हो ही जाए, यानी भाग्य में जो लिखा रहेगा वो तो हो के ही रहेगा। एंड मे द फियर्स फुलफिल, लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें पूरा ये जो बुरा सोच है, ठीक ना, इसके बारे में तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। बट थिंक दैट वी, लेकिन ऐसा सोचो, आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, ऐसा सोचो कि हम लोग एक ही बिस्तर पे सोए हुए हैं। टू हु वन नदर कीप ए लाइफ नॉट पार्टेड वी, ये जॉन डॉन कहते हैं कि तुम ऐसा सोचो कि हम लोग एक ही बिस्तर पे सोए हुए हैं और एक दूसरे को कमर में पकड़े हुए हैं, बाजुओं से पकड़े हुए हैं, और इस तरह से जब तुम सोचोगी तो हम लोग एक दूसरे से कभी पार्टेड यानी अलग नहीं हो सकते। यानी तुम्हारे दिमाग में अगर कोई बुरा सोच आ रहा है कि इनके साथ ये घटनाएं वे घटनाएं हो जाएंगी, तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि भाग में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए कि जाने के बाद भी कि हम लोग एक ही बेड पे सोए हुए हैं, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, तो अगर ऐसा सोचती हो तो कभी भी हम लोग अलग नहीं हो सकते हैं। यह आपका कविता था और मैं आशा करता हूँ कि ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस कविता के समरी को, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बाबू समरी भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का समरी पूछा जाता है और ये बहुत ही आसान है 5 नंबर पाना ना। तो चलिए लाइन बाई लाइन इसको भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। ओके, आप लोग सेशन को अगर नहीं लाइक किए हैं वीडियो को तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम हैज़ बी कंपोज्ड बाई मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन। यानी यह जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह कविता जॉन डॉन के द्वारा यानी मेटाफिजिकल कवि आध्यात्मिक कवि जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बॉर्न ऑन 1572 इन लंदन, यानी 1572 में इनका जन्म लंदन में हुआ था। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन कैथोलिक। अब क्या था, ये जो जॉन डॉन थे उन्हें इनके धर्म के कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा, क्योंकि इनका धर्म कैथोलिक था। इसलिए लोगों ने बिना किसी डिग्री दिए हुए इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिए। ठीक है। ही वॉज नोन फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट, ये जॉन डॉन सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए जाने जाते हैं। बाबू मैंने आपको कहा है कि इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, सॉन्ग्स एंड सोनेट ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सॉन्ग्स का मतलब गीत होता है और सोनेट का मतलब कि कोई भी ऐसा कविता जिसमें 14 लाइन हो। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। फिर लिखा है इन दिस लव लिरिक पोएम, यानी ये कविता कैसा है, तो कविता ये लव लिरिक है। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है। गीति काव्य है ये कविता। गीति काव्य का मतलब है कि ऐसा कविता जिसे गीत के रूप में गाया जा सके। ठीक है, तो कविता क्या है बाबू, कविता गीति काव्य है। तो इन दिस लव लिरिक पोएम द पोएट कंसोलिंग हिज वाइफ टेलिंग हर दैट ही इज गोइंग अवे टू नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हर, यानी इस गीति काव्य कविता में कवि अपने पत्नी को कंसोलिंग यानी समझाते हुए कहते हैं कि वे इसलिए दूर नहीं जा रहे हैं क्योंकि वे टायर्ड हो गए हैं, अपनी पत्नी से थक गए हैं। ठीक ना, और यहाँ तक कि ही वांट्स टू ए बेटर वुमेन, और वे इसलिए भी नहीं जा रहे हैं कि वे अपनी पत्नी से अच्छा कोई औरत को चाह रहे हैं, उससे प्रेम करते हैं, ऐसा भी कोई बात नहीं है। सिंस चूँकि ही हैज़ टू पार्ट विथ हर वन डे, चूँकि एक ना एक दिन हमें अलग होना ही है, सो इसलिए ही वांट्स टू रिहर्स, वे अभी से अभ्यास करना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं। रिहर्स का मतलब होता है अभ्यास करना। टू लिव यू सेपरेटली फॉर सम टाइम, यानी कुछ समय के लिए अलग रह सकें। जॉन डॉन कहते हैं कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे थक गया हूँ
यह भी बात नहीं है कि तुमसे अच्छी कोई औरत मुझे मिल गई है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि एक न एक दिन हमें अलग होना है, मरना है, तो मैं अभी से रिहर्स कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ कि कुछ समय के लिए मैं क्या करूँ, अलग रहूँ और जीवन को जी सकूँ, जिससे मेरा क्या हो सके, अभ्यास हो सके। ठीक है। फिर कहते हैं ही से दैट, वे कहते हैं सन सेट इन द इवनिंग, सूरज भी शाम को डूबता है, एंड राइज अगेन इन द मॉर्निंग, और फिर सुबह में उदय हो जाता है। बट इट हैज़ नाइदर सेंस नॉर डिजायर, जबकि सूरज के पास ना तो कोई सेंस है और ना ही कोई जो है इच्छा है, ना तो कोई समझ है ना ही कोई इच्छा है, फिर भी सूरज डूबता है, उगता है, डूबता है, उगता है। ही एश्योर्स, वे अपने पत्नी को भरोसा दिला रहे हैं, हर दैट सी हैज सेंस एंड डिजायर, कि उनके पास क्या है, ये भरोसा दिलाते हैं, ही हैज सेंस, उनके पास समझ है, उनके पास डिजायर है यानी इच्छा है, टू कम बैक, कि वे अपने पत्नी के पास वापस जल्दी आ जाएंगे, टू हर सो ही विल कम बैक सूनर, कि वे अपने पत्नी के पास जल्दी वापस आ जाएंगे। कैसे, सूनर देन द सन, यानी जितनी तेज़ी से सूरज जाकर डूबता है और उगता है उससे तेज़ी से जाएंगे और उससे तेज़ी से वापस लौटकर अपने पत्नी के पास जॉनडन आ जाएंगे। यह बात अपनी पत्नी को वे समझा रहे हैं। ही सेज, वे कहते हैं मैंस पावर इज़ वेरी वीक, मानव का शक्ति बहुत ही कमज़ोर है। ही टेल्स हर नॉट सेड टीयर्स, वो कहते हैं कि तुम इस तरह से टीयर्स यानी आंसू मत बहाओ, सेड मत करो, बिकॉज, क्योंकि दैट विल मेक हिम सैड, क्योंकि ये जो तुम्हारा इस तरह से आंसू बहाना है ये हमें सैड करता है, उदास करता है, एंड और वीक यानी कमज़ोर बना देता है। यानी इस तरह से तुम जो रोती हो ना, तो इस तरह से तुम्हारा रोना, आंसू बहाना, इससे मैं दुखी हो जाता हूँ और कमज़ोर हो जाता हूँ। ही से दैट, वे कहते हैं नॉट फॉर थिंक ऑफ एनी इल, यानी तुम कुछ भी बुरा मत सोचो, ड्यूरिंग हिज जर्नी, क्योंकि ये यात्रा पे जा रहे हैं और इस दौरान तुम कुछ भी अपने मन में बुरा मत सोचो, अदरवाइज, क्योंकि डेस्टिनी में फुलफिल इट, क्योंकि अगर तुम बुरा सोची तो संभवतः हो सकता है कि वैसा घटित हो जाए, कोई बुरा घटना मेरे साथ घट जाए, इसलिए तुम कोई बुरा बात मत सोचो। एट लास्ट, और अंततः, ही से दैट, वे कहते हैं पीपल हु आर इन द ईच अदर माइंड आर नेवर सेपरेटेड, कि वे व्यक्ति जो एक दूसरे के दिमाग में होते हैं वे कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। कहने का मतलब कि अगर तुम मेरे बारे में सोचती हो, मुझसे प्रेम करती हो, अगर ऐसा सोच रही हो तो हम दूर रहकर भी तुमसे दूर नहीं हो सकते हैं। यह बात जॉन डन अपने पत्नी को समझाते हुए लिखे हैं। तो इस समरी को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, समझो कि 5 मार्क्स ये बिल्कुल आता ही आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2 मार्क्स के होते हैं और आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है इस चैप्टर से, इसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बाबू, पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है आपका, वाई डज पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, यानी ये जो कवि है, कवि अपने पत्नी से, बिलव्ड का मतलब प्रेमिका भी होता है या पत्नी भी होता है, तो कवि अपने पत्नी से दूर क्यों जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आंसर है पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, कवि अपने प्रेमिका से या पत्नी से दूर जाना चाहते हैं, बिकॉज, क्योंकि डेथ इज सर्टेन, वे जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, एक न एक दिन मृत्यु तो आनी ही है। ही वांट्स टू अम्यूज हिमसेल्फ, इसलिए वे अकेला कुछ समय के लिए समय को बिताना चाहते हैं या अपने मन को बहलाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, यानी ऐसा क्या चीज़ है जो सूरज के पास नहीं है। आंसर है द सन हैज़ नाइदर सेंस, यानी सूरज के पास ना तो सेंस है, सेंस का मतलब समझ, नॉर डिजायर, और ना ही कोई इच्छा है, नॉर एनी शॉर्टर वे, और ना ही सूरज का जो रास्ता है आने जाने का वो छोटा है। देखो इतना दूर यात्रा करके जाता है, फिर डूबता है, फिर इतना दूर यात्रा करके आता है और फिर
उगता है, इसलिए सूरज के पास तो ना कोई समझ है और ना ही कोई इच्छा है और ना ही उसका यात्रा का दूरी छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडर। देखिए स्पीकर्स का मतलब वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, तो यहाँ पे बोलने वाला कौन है, जॉन डोन यानी कवि हैं। तो व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडर, यानी ऐसा क्या चीज़ है कि कवि की यात्रा को तीव्र बना देता है, स्पीडर बना देता है। आंसर है मोर विंग्स। मोर विंग्स का मतलब होता है, विंग्स का मतलब प्रेरणा, यानी अधिक पंख या ज़्यादा पंख। विंग का मतलब पंख होता है, ठीक ना, और मोटिव का मतलब प्रेरणा होता है। तो कह रहे कि मोर विंग एंड मोटिव, यानी अधिक पंख, यानी इच्छाओं की पंख। पंख तो आदमी के पास होता नहीं है, लेकिन इच्छाओं की पंख जो है, इनकी जो इच्छाएं हैं, ये अधिक इच्छाएं और इनका प्रेरणा, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडर, यानी दोनों मिलके इनके अंदर इतना उत्साह भर देते हैं कि ये जो कवि हैं वो तीव्र गति से यात्रा कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स ए मैन्स पावर फीबल। ऐसा क्या चीज़ है कि मानव के शक्ति को फीबल कर देता है, फीबल मतलब कमज़ोर कर देता है। आंसर है मैन्स डिपेंड ऑन फॉर्चून मेक्स हिज पावर फीबल, यानी मानव क्या करता है, मानव जो है फ्यूचर पर डिपेंड हो जाता है, फ्यूचर पे यानी भविष्य पर डिपेंड हो जाता है, निर्भर हो जाता है, इसलिए उसका भाग्य क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, उसका किस्मत कमज़ोर होता है या उसकी शक्ति कमज़ोर रहती है। हम लोग सोचने लगते हैं कि अरे चलो भाग्य में जो लिखा होगा वो तो हो के रहेगा, लेकिन ऐसा जब आप सोचेंगे तो समझिए कि आपका शक्ति कमज़ोर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू सिंगिंग एंड वीपिंग इफेक्ट द स्पीकर, यानी किस तरह से रोना और गाना कवि को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। आंसर है व्हेन द पोएट्स बिलव्ड सिंगिंग एंड वीपिंग देन टेक द स्पीकर सोल अवे हिज लाइफ डॉट डिके। तो क्या होता है, जब ये कवि की जो बिलव्ड होती हैं, जो पत्नी होती हैं, जब वे गाती हैं या रोती हैं तो उस समय क्या होता है, कवि का जो सोल होता है जो आत्मा होता है, यह इनके शरीर से दूर जाने लगता है। इनको लगता है कि अब मेरा आत्मा जो है क्षीण हो रहा है, मुझसे दूर जा रहा है, ठीक ना, और इस तरह से इनका जीवन लगता है कि अब बर्बाद हो रहा है, क्षीण हो रहा है, बेकार हो रहा है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ। किस तरह से कवि के जो पत्नी हैं उनके जीवन को बर्बाद कर रही हैं, वेस्ट कर रही हैं, बेकार कर रही हैं। आंसर है द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ बाय टेकिंग द बेस्ट आवर ऑफ हिम, यानी ये जो कवि की जो पत्नी हैं, जो बिलव्ड हैं, ये क्या करती हैं कि कवि का जो महत्वपूर्ण समय होता है उस समय को ये खर्च कर देती हैं, यानी उस महत्वपूर्ण समय को ये नहीं समझती हैं और बर्बाद करा देती हैं। इसलिए इनका जो लाइफ है वो क्या होता है, बेकार चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड, यानी किस तरह से एक प्रेमी जोड़ा एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता, ठीक ना, एक दूसरे के साथ होता है, ठीक ना। तो लवर्स विल रिमेन यूनाइटेड बाय कीपिंग वन अनदर, यानी ये जो लवर्स होते हैं एक दूसरे की अगर याद करते रहेंगे तो ये कभी क्या होंगे, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक ना, इस बात को यहाँ पे कहा गया। तो ये कुछ आज हम लोग डिस्कस किए हैं, इसके बाद जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी यहाँ पर जुड़ सके, और जल्द ही हम लोग डिजिटल क्लास के माध्यम से ऑनलाइन क्लास शुरू कर दें। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।